नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित कंटेंट अध्ययन कराते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो अभी तक सामाजिक शोध से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। ये तीसरा वीडियो है, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का ये 22वां वीडियो है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। सामाजिक शोध के इस सेट का आज का पहला प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पुस्तक का नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, आप लोग गेस कीजिए। विकल्प में हैं गुडे एवं हार्ट, पीबी यंग, सीए मोजर, बोगार्डस। दोस्तों, अभी आने वाले प्रश्नों में और भी किताबें हैं जो सोच से पूछे गए हैं, और आप लोगों को ये बता दें कि यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ जो कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक जो है पीबी यंग महोदय की है। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक जो है पीबी यंग की है। जबकि गुडे एवं हार्ट की बात करें तो ये रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक इनकी है। इनकी भी पुस्तक अभी आएगी आगे। एक उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी है। ये उपकल्पना की परिभाषा है कि उपकल्पना क्या है? एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी है। यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प में है लुंडबर्ग, पीबी यंग, गुड एवं हार्ट, पीएस कोहन। तो उपकल्पना की यह परिभाषा कि उपकल्पना काम चलाऊ सामान्यीकरण है, यह परिभाषा लुंडबर्ग महोदय की है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात करें तो नहीं है पूछा हुआ है, जबकि है तो माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियम और मोड, बहुलक जो है यह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जबकि काई स्क्वायर जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एकल समूह के साथ पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण गलत है? इसमें पूछा हुआ है कि एक समूह का अध्ययन हम क्या कर रहे हैं? पूर्व परीक्षण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण गलत है, ये पूछा हुआ है। तो पहले ये बता देते हैं आप लोगों को दोस्तों कि यह होता क्या है। जब हम प्रयोगात्मक अध्ययन कर रहे हों और सिर्फ एक ही समूह हो मेरे पास, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए 2 तरीके होते हैं। एक ही तरीके के 2 समूह भी हो सकते हैं, और एक समूह में हम क्या करते हैं? कुछ प्रयोग करते हैं। दूसरा समूह को हम स्थिर रख करके, तो जिसमें हम प्रयोग करते हैं और जिसको स्थिर रखे हुए हैं, दोनों में क्या अंतर आया है उसका हम क्या करते हैं? परीक्षण करके बताते हैं कि इसके प्रयोग से ये अंतर आया हुआ है। एकल समूह वाले में क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही समूह होता है। पहले हम उस समूह का अध्ययन करते हैं, फिर क्या होता है उसमें कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं या जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं कि इससे क्या परिवर्तन आता है, तब उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करने के बाद फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तब हम पता लगाते हैं कि इसके प्रयोग से यह परिवर्तन आया।
उदाहरण के रूप में समझाते हैं। मान लेते हैं दो समान रूप से दो गांव हैं, जिन दोनों गांवों का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, कुछ चीज़ों का प्रयोग करना है। मतलब मान लीजिए दोनों गांवों में टेलीविज़न टीवी नहीं पहुंची थी, तो हम देखना चाह रहे थे कि टेलीविज़न या टीवी के पहुंचने से ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो दोनों गांव हैं जहां पे टेलीविज़न नहीं पहुंचे हैं, तो हम दोनों गाँव को पहले अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं एक गांव में हम टीवी या टेलीविज़न को पहुंचा देंगे, दूसरे गांव में टेलीविज़न नहीं पहुंचेगा, तो दोनों गाँवों में जो अंतर आएगा तब हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह टेलीविज़न के पहुंचने से इस गांव में परिवर्तन आया। तो यह होता है दो गांवों का अध्ययन करने पे इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालते हैं। एक तरीका और है कि जब हम एक ही गांव में पहले हम अध्ययन कर लेते हैं, उस गांव में टीवी नहीं पहुंची है, उसका अध्ययन करके आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद हम उस गांव में टीवी को प्रोवाइड कराते हैं, या टीवी पहुंचने के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है उसको हम माप लेते हैं, और जो अंतर आया रहता है हम तो ये बताते हैं कि इसकी वजह से, टीवी पहुंचने की वजह से, टेलीविज़न की वजह से ये परिवर्तन आए हैं। तो यह होता है प्रयोगात्मक परीक्षण। यह एकल विधि वाले में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है विकल्प में समूह का पूर्व चयन, तो इसमें पहले ही बता दिया गया कि गांव का चयन किया जाता है, ये बात सही है। और उसके बाद क्या होता है, परीक्षण का पहले माप नहीं। तो आपको पहले बता दिया कि गांव का पहले हम क्या करेंगे, एक ही गांव है उसका पहले हम परीक्षण कर लेंगे, उसका माप कर लेंगे, गांव को तय करने के बाद उसका माप करेंगे। तो ये बात जो है ये लिखा हुआ है कि पहले माप नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद परीक्षणात्मक चरों का प्रयोग, अब इस प्रयोगात्मक चरों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, माप करते हैं क्या क्या परिवर्तन आया। तो इस प्रकार से पहले माप नहीं, ये गलत है, यानी कि पहले माप करके उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधार समाधान होता है, यह कथन किसका है। किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधार समाधान होता है, ये परिभाषा है, ये कथन किसने कहा है सोच के संबंध में कि समस्या का सनिरूपण उसका आधार समाधान होता है। विकल्प में है जहोदा एवं मन, पी.बी. यंग, गुड एवं हार्ट, मार्क एम्ब्राम्स। तो आप लोगों को बता दें, यह कथन जो है वह पी.बी. यंग महोदय का है। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पी.बी. यंग महोदय ने ही कहा है किसी समस्या का सनिरूपण उसका आधार समाधान होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों, कार्ल पियर्सन का नाम किसके लिए जाना जाता है, फेमस है सामाजिक शोध में, ये पूछा हुआ है। सह संबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शन, माध्य गणना, काई वर्ग। तो आप लोगों को बता दें, कार्ल पियर्सन महोदय ने सहसंबंध गुणांक को दिया था कि सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए यह जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच में जो अंकगणितीय अंतर आता है, यानी कि गुणात्मक अंतर को इसमें नहीं नापा जाता, सांख्यिकीय अंतर को इसमें मापा जाता है। तो ये इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली पुस्तक है, प्रश्न है जो पुस्तक से संबंधित है। ये पूछा हुआ है कि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसने लिखा हुआ है। गुड एवं हार्ट, पी.बी. यंग एवं मोजर, सेल्टिज जहोदा एवं अन्य, जहोदा एवं गाल्टन।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, ध्यान रखिएगा सोशल रिलेशन की बात आएगी तो यह जो है कई 3-4 व्यक्तियों ने मिल के लिखा हुआ है। तो जहाँ पे अन्य लिख के आए मतलब 2-3 विद्वान और हैं, तो सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य की यह पुस्तक है। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य ने, मतलब और भी कई विद्वान हैं, मुख्य रूप से सेल्टिज और जहोदा का ही नाम आता है, 3 लोगों का नाम दिया हुआ है, साथ में और भी विद्वान हैं जो इसको मिल करके लिखे हुए हैं। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अनुसंधान का प्रत्यक्ष कार्य ज्ञान के वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान जोड़ना है? यह शोध की परिभाषा के संदर्भ में है कि शोध का क्या कार्य होता है। प्रत्यक्ष कार्य है ज्ञान के वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान जोड़ना, जो है किसने कहा है, ये परिभाषा किसने दी है? तो आप लोगों को बता दें, विकल्प में है मोजर, फीसर, हेरिंग, पीबी यंग। तो यह परिभाषा ज्ञान वर्तमान भंडार में नवीन ज्ञान जोड़ना है, यह हेरिंग महोदय ने दिया हुआ है। इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बूथ द्वारा लंदन के श्रमिकों के अध्ययन के लिए तथ्य संकलन की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्हें इस विधि का जनक भी माना जाता है, तो यह भी पूछा जाता है कभी कभी। अभी विकल्प में बताएंगे कौन है। चार्ल्स बूथ ने लंदन में श्रमिकों का अध्ययन किस विधि से किया हुआ है? सहभागी अवलोकन, निदर्शन, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली। तो ध्यान रहे दोस्तों, चार्ल्स बूथ को सहभागी अवलोकन का जनक माना जाता है और इन्होंने लंदन के श्रमिकों का सहभागी अवलोकन किया था। सहभागी अवलोकन का तात्पर्य श्रमिकों के साथ रह करके श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने श्रमिकों का अध्ययन किया हुआ है। तो सहभागी अवलोकन का जनक भी चार्ल्स बूथ को माना जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नहीं है? शोध का प्रकार कौन सा नहीं है? वर्णनात्मक अभिकल्प, अन्वेषणात्मक अभिकल्प, प्रयोगात्मक अभिकल्प, सांस्कृतिक अभिकल्प। तो दोस्तों, वर्णनात्मक शोध अभिकल्प होता है, अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प भी होता है और प्रयोगात्मक की चर्चा तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको चौथे क्वेश्चन में मैंने बताया इसके बारे में। जबकि सांस्कृतिक अभिकल्प नामक कोई शोध अभिकल्प नहीं होता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूडे एवं हार्ट ने उपकल्पना के 4 स्रोतों की विवेचना किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, गूडे एवं हार्ट ने उपकल्पना के बारे में 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। उसमें से पूछा हुआ है, 3 नीचे दिया हुआ है, एक उसमें 4 दिया हुआ है, उसमें से 3 जो है गूडे हार्ट ने उल्लेख किया हुआ है, एक का नहीं किया हो। तो कौन सा गूडे एवं हार्ट ने उल्लेख नहीं किया है, इसके बारे में बताना है। तो पहला विकल्प है सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, अनुरूपता। तो गूडे एवं हार्ट ने सामान्य संस्कृति की बात की कि उपकल्पना में सामान्य संस्कृति से जुड़े हुए उपकल्पना होनी चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए और जो शोध कार्य हम कर रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आश्चर्यजनक कोई उपकल्पना तैयार की गई हो। जबकि सामुदायिक संदर्भ उन्होंने उपकल्पना की विवेचना की विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सामुदायिक संदर्भ की बात
गुड एवं हार्ट ने उपकल्पना के स्रोतों में बात नहीं कहा है। अगला प्रश्न है सहसंबंध से, फिर भी अभी इसके बारे में चर्चा भी हुई है। सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध का सीमा इंगित करता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में। संभावनाएं बार बार बनती हैं इन परीक्षाओं, क्योंकि शोध से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं ले आया हूं आप लोगों के समक्ष, और कई पुस्तकों में गलत भी दिया हुआ है। तो मैं इसको क्वेश्चन को छांटने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के साथ साझा करता हूं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो सहसंबंध गुणांक दो परिमाणात्मक चरों के बीच, दो गुणात्मक चरों के बीच, एक गुणात्मक तथा दूसरा परिमाणात्मक चरों के बीच, उपरोक्त में से सभी। तो आप लोगों को बता दें, अभी मैंने ऊपर चर्चा भी किया कि सहसंबंध गुणांक हमेशा क्या होता है, दो परिमाणात्मक चरों के बीच ज्ञात किया जाता है, न कि गुणात्मक चरों के बीच। तो कुछ पुस्तकों में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों दिया हुआ है, जो गलत है। यह सहसंबंध गुणांक सांख्यिकी आधार पे दो परिमाणात्मक चरों के बीच में निकाला जाता है, न कि गुणात्मक चरों के बीच में। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न है वैयक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत, वैयक्तिक अध्ययन विधि जिसको केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि कोई भी एक इकाई होगी जिसका हम संपूर्णता के रूप में अध्ययन करते हैं। वह इकाई कुछ भी हो सकती है, एक ही व्यक्ति हो सकता है, उससे संबंधित सब कुछ हम अध्ययन करें, या एक परिवार हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, एक शहर हो सकता है। तो हम इकाई के रूप में एक इकाई का हम गहनता के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी मेथड के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विषय का सावधानी पूर्वक अवलोकन करते हैं। तो जब हम किसी एक छोटी इकाई का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसका सावधानी पूर्वक अध्ययन अवलोकन किया जाता है। उसके बाद क्या है, विकल्प का पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं, यह भी सही है। विषय का अति सावधानी पूर्वक अवलोकन करते हैं, यह भी सही है, जो कि कुल मिलाकर के चौथे विकल्प में दिया हुआ है, विषय का अति सावधानी पूर्वक एवं पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि सब मिलाकर के डी में दिया हुआ है, तीनों चीज़ें की जाती हैं, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषय का अति सावधानी पूर्वक एवं पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उत्तरदाता अशिक्षित हो तो कौन सी अध्ययन विधि का उपयोग नहीं कर सकते? पूछा हुआ है किस अध्ययन विधि का हम प्रयोग नहीं कर सकते जब कोई समाज में उत्तरदाता जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं वो क्या है, अशिक्षित है। तो आप लोगों को बता दें, सहभागी अवलोकन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, असहभागी अवलोकन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि प्रश्नावली के लिए पहली शर्त है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली उत्तर देने वाला व्यक्ति स्वयं उसको भरता है, उसको भर करके उत्तर लिख करके भेजता है, देता है। तो इसलिए प्रश्नावली के लिए पहली शर्त है कि उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए। यदि उत्तरदाता शिक्षित नहीं है तो हम प्रश्नावली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, परीक्षित किए जाने वाला तर्क वाक्य जिसकी वैधता की जांच शेष है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, परीक्षित किए जाने वाला तर्क वाक्य जिसकी वैधता की जांच शेष है उसे क्या कहेंगे? सूची, परिचय, निष्कर्ष, उपकल्पना। तो आप लोगों को बता दें, उपकल्पना हाइपोथेसिस एक ऐसा कथन होता है जो शोध से संबंधित
क्या होता है, निष्कर्ष होता है, सामान्यतः एक निष्कर्ष होता है जिसका क्या किया जाता है, शोध के माध्यम से परीक्षण किया जाता है, उसकी वैधता की जांच की जाती है कि जो हमने परिकल्पना बनाई है वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि उपकल्पना जो होती है परीक्षण किए जाने वाला तर्कवाक्य होता है जिसका हम वैधता की जांच करते हैं शोध के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया है। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले शोध में किसने किया है, तो आप लोगों को बता दें, कार्ल मोजर, चार्ल्स बूथ, गुडे, पी.एस. लॉ, जॉर्ज फील्ड। तो सर्वेक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहली बार जो है चार्ल्स बूथ महोदय ने किया था। इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो गणनात्मक चरों के परस्पर संबंध को ज्ञात करने हेतु कौन सा गुणांक प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी ऊपर चर्चा किया हमने, प्रश्न भी आ गया कि दो गणनात्मक चरों के परस्पर संबंधों को ज्ञात करने के लिए, दो गणनात्मक चरों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए कौन सा गुणांक प्रयोग किया जाता है। साहचर्य गुणांक, सहसंबंध गुणांक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को अभी मैंने ऊपर बताया कि दो गणनात्मक चरों का अध्ययन जो है हम सहसंबंध गुणांक के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माध्यिका की गणना करने का सूत्र चिन्हित कीजिए। माध्यिका के लिए गणना कैसे किया जाता है उसका सूत्र बताना है। माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर यल प्लस कोष्टक के अंदर n/3 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे आई, या फिर यल प्लस कोष्टक के अंदर 3n/4 माइनस सी एफ गुणे आई, या यल प्लस कोष्टक में n/4 माइनस सी एफ गुणे आई, या यल प्लस n कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ गुणे आई। तो आप दोस्तों आप लोगों को बता दें, माध्यिका की गणना करने के लिए सूत्र है, डी विकल्प सही है, यल प्लस कोष्टक अंदर n/2 माइनस सी एफ कोष्टक 1 बटे एफ गुणे आई जो है माध्यिका का सही सूत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, यह परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में मैंने कई बार इसका उल्लेख किया था कि यह भी पूछा जाता है, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं। गुडे एवं हार्ट, बेली केथन, एकाफ रसल, रेडमैन और अन्य। तो दोस्तों मेथड ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक जो है बेली केथन की है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेथड इन सोशल रिसर्च। यही ध्यान रखिएगा, दोनों शब्द में इन और ऑफ का अंतर है। यदि मेथड इन सोशल रिसर्च आए तो यह गुडे एवं हार्ट की पुस्तक है, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आए तो ये बेली केथन का बुक है। तो आप लोग इतना नोट करके रखिएगा। पिछली बार भी मैंने बताया था आप लोगों को, इन आए तो मतलब दो व्यक्तियों का है, और
मेथड ऑफ आए तो एक व्यक्ति क्या है, इन माने में मान लीजिए आप, तो में अंदर दो व्यक्ति हैं, ऑफ मतलब बाहर मान लीजिए, बाहर सिंगल एक व्यक्ति है, तो गुड एवं हार्ट दो व्यक्ति हैं, तो यह मेथड इन सोशल रिसर्च हो जाएगा इनकी पुस्तक का नाम। और बेलिकेथन एक व्यक्ति हैं, तो इनका जो है पुस्तक का नाम है मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध परस्पर संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। यह परिभाषा किसकी है? अनुसंधान के संदर्भ में परिभाषा पूछा हुआ है, ये परिभाषा किसकी है? जिसने कहा हो कि अनुसंधान नए तथ्यों की खोज के साथ पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों और व्याख्या तथा संरचित करने वाला प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनिश्चित विधि है। यह परिभाषा किसने दी है? विकल्प में है पी.बी. यंग, गुड एवं हार्ट, C.R. कोठारी, अर्ल बेबी। दोस्तों, तो सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा जो है पी.बी. यंग महोदय ने दिया है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पी.बी. यंग ने ही परिभाषित किया है कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है। यह परिभाषा पी.बी. यंग की है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 20 प्रश्नों की यह आज की प्रैक्टिस सेट पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।